अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे। इसमें हमें दूसरे बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी। जो है हमें इसका डट के मुकाबला करना चाहिए। पूरा देश एक है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पाकिस्तान से मुकाबले के बाद बारी अब अमेरिका से मुकाबले की है। पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने देश में हमला किया तो भारत ने जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। अब अमेरिका के टैरिफ टेरर का जवाब देने की बारी है। देश और पीएम मोदी इस मुकाबले के लिए तैयार भी है। आज पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया कि उन्हें चाहे जो कीमत चुकानी पड़े वो तैयार है, लेकिन किसानों के साथ कोई समझौता किसी हाल में होने नहीं देंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में पीएम मोदी ने आज अपनी बातों से 4 बड़े संदेश दिए। पहला संदेश, भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। दूसरा संदेश, किसान भारत की रीढ़, उनके हितों से समझौता नहीं होगा। तीसरा संदेश, देश हित के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। चौथा संदेश, दोस्ती होगी तो रिश्ता बराबरी का ही रहेगा। पीएम मोदी ने अमेरिका और ट्रंप का नाम लिए बगैर भारत का संदेश और फैसला दोनों सुना दिया। बदलती परिस्थितियों में अमेरिका के काउंटर के लिए पीएम मोदी तैयारी भी कर रहे हैं। एक और रूस के दौरे पर अजीत डोवल हैं, तो 31 अगस्त को पीएम मोदी चीन और उससे पहले जापान जाने वाले हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर इसी महीने आ रहे हैं। पुतिन का भारत आना, टैरिफ को लेकर अमेरिका से तनातनी के बीच पीएम मोदी का चीन जाना, जाहिर है दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक और पीएम मोदी देश हित, किसानों की बात कर रहे हैं, अमेरिका को संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष कंफ्यूज दिख रहा है। कंफ्यूजन कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ देश के साथ खड़े हो या फिर पीएम मोदी पर हमला कर सियासत साधी जाए। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को सुनिए। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हो, चाहे हमारे किसान हो, उनके हितों में सोचना चाहिए। ट्रंप सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब जो इससे प्रभावित देश हैं, उनको इसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट उसकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, सब है। इसमें हमें दूसरे बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी। रामगोपाल यादव अमेरिका को कसूरवार बता रहे हैं, उसकी दादागिरी की तोड़ निकालने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को लगता है कि अभी बेहतरी के बारे में सोचने का समय है। तेजस्वी यादव पीएम को कमजोर बता रहे हैं, तो कांग्रेस के राजीव शुक्ला विदेश नीति की आलोचना करने के साथ ही अमेरिका को भी कोस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है, और इस पे कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। बहुत ही गलत बात है। बहुत ही ये है, किसी लीडर का इस तरह से एक देश के प्रति गुस्सा निकालना ठीक नहीं है। हमारी विदेश नीति की कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद जो है हमें इसका डट के मुकाबला करना चाहिए। पूरा देश एक है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो पीएम मोदी से अमेरिका को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भारत अमेरिका के टैरिफ टेरर का जवाब जेनेरिक दवाओं की सप्लाई बंद करके दे। 50% जो टैरिफ इन्होंने लगाई, तो इससे सबसे ज्यादा हमारी जो दवाई इंडस्ट्री है वो समाप्त होगी, कोलैप्स कर जाएगा। भारत में की स्थिति क्या है? और इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे। कल ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के ऐलान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर इसे अमेरिका द्वारा आर्थिक ब्लैकमेल करार दिया। राहुल गांधी ने लिखा, ट्रंप का 50% टैरिफ लगाना इकोनॉमिक ब्लैकमेल है। ये भारत को एक अनुचित ट्रेड डील में खींचने का प्रयास है। पीएम मोदी को चाहिए कि भारतीयों के हित के आगे अपनी कमजोरी को हावी ना होने दें। तो सवाल है कि राहुल गांधी को पता है कि ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो फिर पीएम मोदी पर हमला क्यों? क्या अपनी सरकार पर ही हमला करके राहुल गांधी दबाव को बढ़ा नहीं रहे? जब विपक्ष को पता है कि ट्रंप टैरिफ वाला खेल भारत पर ट्रेड डील के लिए दबाव बनाने के लिए खेल रहे हैं, तो फिर पीएम मोदी पर हमला क्या सिर्फ वोट बैंक वाली सियासत के लिए नहीं? क्या उन्हें कमजोर कहकर विपक्ष पीएम मोदी की इमेज पर हमला नहीं कर रहा? सवाल ये भी कि जब दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा हो, पीएम मोदी अमेरिका के सामने डट कर खड़े हो, तो विपक्ष को अपने सुझावों के साथ सरकार का साथ देना चाहिए या फिर टांग खींचने वाली बातें करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और सवाल ये भी उठता है कि जब दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा हो रही है, दुनिया के कई सारे बड़े मुल्क के नेता, राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि ये तो दुनिया को अस्थिर कर देना चाहते हैं ट्रंप, उसके बीच अगर यहां पर सियासत तो उस पर सवाल। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभराज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, कंचना यादव जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी है लेफ्ट के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जगदीश जी आपसे करता हूं। अगर राहुल गांधी ये जानते हैं कि इकोनॉमिक ब्लैकमेल है, तो फिर इसमें पॉलिटिक्स और सवाल क्यों? फिर तो इकोनॉमिक ब्लैकमेल अगर देश को कोई करे तो उसका मुकाबला करना होगा मिलकर। राकेश पांडे जी, भी आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं, मुझे पर्सनली कुछ भुगतना पड़ेगा। मैं समझ रहा था प्रधानमंत्री जी आप जो कहते हैं अब देश की जनता आपको सीरियस नहीं लेती है। आप ही ने तो कहा था कि मुझे चौराहे पर बुला लेना, अच्छे दिन लाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, किसानों का डबल आई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था राकेश पांडे भाई, हमने नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा कह रहे हैं अपने दोस्त ट्रंप को मैं देख लूंगा। अब क्या देखेंगे ये भी देश को पता है। प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुके हैं पूरी तरह से। आप और हम कितनी चर्चा कर ले, पर जनता को पता है अब प्रधानमंत्री जी बस की कुछ नहीं उम्र हो ली है। अब तगाजा उम्र सुनिए जगदीश जी, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है कि उम्र हो गई है, हम देश का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। सर 2 बार से 3 बार से प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, आप नहीं बन रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता नहीं बन रहे हैं। तो देश का विश्वास फिलहाल किसके साथ है? ये चुनावी नतीजे बताते हैं सर। 2029 में देश का विश्वास जिसके साथ होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो अभी 2029 तक तो देश का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। वो 2024 के चुनाव में देश की जनता ने साबित किया है, वरना आपको आपके गठबंधन को बहुमत देकर दे देता कि बनाइए अपने नेता को प्रधानमंत्री। और ये पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। जगदीश जी प्लीज, ये बहुत गंभीर मसला है भाई। आप सुनिए, आप लोग सिर्फ एकजुटता की बातचीत करते हैं। नहीं जगदीश जी सुनिए, आप लोग सिर्फ एकजुटता की बातचीत करते हैं, दिखाते नहीं है एकजुटता। कहेंगे कि एकजुट रहेंगे, लेकिन ना एकजुटता पर फिर अलग अलग हो जाएंगे। अब चलो अपना अगला काम करो, हम देख लेंगे। हमें देश बनाना आता है, हमें देश चलाना आता है। अरे सर प्लीज, हम देख लेंगे। प्लीज कर दो किसी को। जगदीश जी कब तक देखेंगे प्रधानमंत्री जी? अरे कब तक देखेंगे? जब तक देश की जनता देखने देगी। जगदीश शर्मा जी, जब तक देश की जनता देखने देगी तो जाकर देश की जनता के बीच में काम करिए कि देश की जनता को लगे कि आप बेहतर विकल्प है, आपको मौका दे दे। भारत की जनता हताश है भाई। राकेश पांडे आपके काम अच्छे चल रहे होंगे, भारत की जनता बहुत। जगदीश जी मेरे पर बताइए भाई, आपसे मैंने सवाल एक लाइन का किया था कि अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि ये अमेरिका का आर्थिक ब्लैकमेल है, इस ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकना चाहिए, तो फिर आप विदेश नीति और इसमें कमजोरी की बात कहकर फिर आप मामले को डाइवर्ट क्या नहीं कर रहे हैं? अमेरिका तो हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है, हमारा अपमान कर रहा है प्रधानमंत्री जी के। तो या तो आर्थिक ब्लैकमेल वाली बात गलत है भाई। नहीं जगदीश शर्मा जी, या तो आर्थिक ब्लैकमेल वाली बात सही है, नहीं या तो आर्थिक ब्लैकमेल वाली बात सही है, और फिर अगर आर्थिक ब्लैकमेल है तो सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। नहीं
आप समझ लीजिए। अच्छा, राकेश पांडे जी, ये भारत किसी के बाप का नहीं है। हम अरे सब भारत दुखी किसी हैं। के बाप का नहीं आप है, दुखी नहीं लेकिन होंगे। सबके बाप का भी है। सिंह दुखी नहीं होंगे, मोदी जी दुखी नहीं होंगे। ये कहा बाप मैं भारत चले की गए, बात उम्र कर रहा पर चले गए हूं। जगदीश मैं शर्मा। भारत की बात कर रहा हूं, हर आदमी परेशान है। इनकी विदेश नीति फेल, इनकी विदेश नीति फेल पूरी तरह से, इनके सारे सिस्टम फेल। एक ईवीएम मशीन को छोड़कर ये हर जगह फेल हुए हैं। ईवीएम मशीन से कामयाब है और प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। अब तो ईश्वर ने कह दिया कि अब उम्र हो गई है, अब बैठ जाइए। इनके अरे आपकी यही दिक्कत है, औरों को मौका दे दो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आरपी सिंह, इनकी यही दिक्कत है, प्रधानमंत्री मोदी की उम्र। जगदीश शर्मा जी, आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं भाई, आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी रिटायर हो जाए तो शायद हमें मौका मिल जाए। ये आपकी व्यवस्था भी दिखाता है कि बिना उनके रिटायर हुए आपका कोई भला नहीं होने वाला आपकी पार्टी का। तो रुक जाइए प्लीज, बहुत गंभीर एक सवाल पूछा था, लेकिन उतने ही आपने उसको नॉन सीरियस बनाने की कोशिश की है। आरपी सिंह प्लीज प्लीज, आरपी सिंह ठीक है भाई, ठीक है। आरपी सिंह ये कह ही रहे हैं कि आपकी विदेश नीति फेल है, इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। क्या उन्होंने टैरिफ सर भारत पे लगाया क्या? उन्होंने इसी प्रकार का टैरिफ का मामला चाइना पे भी शुरू किया था, फिर अंततः फिर वापस से समझौता हुआ। इसी प्रकार का टैरिफ का मामला यूरोपियन कंट्रीज पे, यूयू पे भी लगाया था, फिर वापस से ठीक हुआ। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है। वो जब बैठे हैं टेबल पे, अपनी तरफ बीच में टोका नहीं जगदीश जी, ये अच्छी बात नहीं। तो जो उनका एक तरीका है वो करें अपनी जगह, जो करने। प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मैं देश के हितों को किसी भी कंडीशन पे कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। भारत की इकोनॉमी में किसानों के लिए लड़ूंगा, भारत की इकोनॉमी में किसानों के लिए लड़ूंगा, छोटे व्यापारी के लिए लड़ूंगा, मछुआरों के लिए लड़ूंगा। और ये भी कह दिया कि हम अपनी मार्केट जो वहाँ के एग्री प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिशरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए नहीं खोलेंगे। अब इससे बड़ा स्टैंड तो नहीं होता, परंतु इनसे पूछिए इनका दोगलापन कब ठीक होगा? वो जो 55 साल का इनका जो अभी तक जवान ना बूढ़ा, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो उसका दोगलापन कब ठीक होगा? वो कभी कहता है कि प्रधानमंत्री जी स्टैंड नहीं ले रहे, भारत समझ रहा, प्रधानमंत्री जी सरेंडर कर गए। क्या कर रहा है? अब प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट स्टैंड ले रखा है, तब भी स्टैंड ले रखा था, आज भी स्टैंड ले रखा है, परंतु नहीं, इनको वो वारा नहीं खाता, क्योंकि इनको देश प्यारा नहीं है, इनको राजनीति प्यारी है। और जगदीश जी 99 सीटें आई हैं कुल, पूरी टोटल कर लोगे तब भी 240 नहीं बनती पिछले 3 साल की, तीन टर्म्स की, तब भी 240 नहीं बनती आपकी सीटें। भी नहीं आएंगी, इसलिए बहुत ज्यादा हुंकार मत भरा करो। 99 भी नहीं आएंगी भाई। अरे 99 आपकी, अरे आपकी 99 आ गई, बड़ी शुक्र मनाओ, अगली बार वो भी नहीं आने वाली, 9 आ जाएगी सिर्फ अगली बार। भाई जितनी रिश्वतखोरी आपने करी, जितनी भ्रष्टाचार आपने किया, जिसमें आप भी लिप्त हो, आपका नाम भी उस भ्रष्टाचार के अंदर है, आप भी को छुपे नहीं हुए उसमें। जीत सकते भाई, शीशे के आगे शक्ल देख कर आया करो हम कि कितने चोरी चकारी करी, कितना भ्रष्टाचार किया, तभी आपको देशवासियों ने बाहर कर दिया। हम देश से गद्दारी नहीं करते हैं, हम देश से गद्दारी। अरे जगदीश जी, कभी तेलंगाना, तभी कर्नाटक, तभी हिमाचल, तभी तमिलनाडु, तभी गंभीर मसला है, जीतते हैं। जगदीश जी थोड़ी सी सेंस वाली बातें कर लीजिए, वरना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे चोर हो आप, अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हो आप भी, खुद भी। आरपी सिंह, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। कंचना यादव, हम मैं आता हूं, दूसरा राउंड, बहुत समय नहीं उड़ा रहा है। कंचना जी, तेजस्वी यादव को कोट अनकोट कर रहा हूं, अमेरिका जैसे नचा रहा वैसे ये नाच रहे। तो मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका जैसे नचा रहा वैसे नाच रहे होते, फिर ये टैरिफ वैरिफ वाला खेल ही नहीं होता, ट्रेड डील हो चुकी होती अब तक। नहीं नाच रहे हैं, नहीं अमेरिका के हिसाब से चल रहे हैं, तो टैरिफ लगा रहा है। नहीं राकेश जी, मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है और फिर आपका जवाब भी है। आपने मोदी जी का एक 2 सेकंड का क्लिप चलाया और बोले कि मोदी जी ने जवाब दे दिया, आपने यही बोला, आप ही बोले कि मोदी जी ने बिना नाम लिए अमेरिका का और ट्रंप का जवाब दे दिए। जब नाम ही नहीं लिए तो राकेश जी आपको कैसे मालूम कि उन्होंने ट्रंप को ही जवाब दिया है? अच्छा, आपको कैसे मालूम? हाँ ठीक, अच्छा आपको कैसे नहीं मालूम है कि ट्रंप को जवाब नहीं है? सुन लीजिए ना, वही मैं आपको इसलिए मुझे मालूम है जवाब नहीं है, इसलिए मुझे मालूम है जवाब नहीं है, क्योंकि मोदी जी अपने भाषणों में ऐसी भाषा पहले वो बोल चुके हैं। मैं देश नहीं मैं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी का। तो क्या वो अमेरिका के लिए था? मोदी जी का रेटरिक है ये, जो बोलते रहते हैं सभाओं में, इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने ट्रंप को और अमेरिका को जवाब दिया है। और दूसरी बात, मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जितना भी सवाल करिए। दूसरी बात, हाँ अमेरिका ने ये सिर्फ भारत के साथ नहीं किया है,
और देशों के साथ किया है, लेकिन और देशों के प्रधानमंत्री हो या वहां के राष्ट्रपति हो, जो भी सर्वश्रेष्ठ पद पर है, वो सामने आकर जवाब दिए हैं। लेकिन अमेरिका, भारत के जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो कब सामने आएंगे? ये प्रेस नोट, लेटर कब खेलेंगे? लेटर से देश को जवाब नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा देश एक सोवरेन नेशन है, जो किसी के दबाव में नहीं आता, जो किसी के दबाव में झुक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और वही हम अपने देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हो कि मुंह तोड़ जवाब दें। और हम सब उनके साथ है, कोई भी हमें झुका नहीं सकता। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, सीज फायर भी वो नहीं करवा सकते। ये पूछना, मोदी से सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं है देश के खिलाफ। आप पूछिए, विपक्ष होता ही है सरकार से सवाल पूछने के लिए। लेकिन मैं आपकी सारी बातों पर आऊंगा कंचना जी। मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, और मैं उसी सवाल पर टिका रहूंगा। और मेरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अमेरिका जैसे नचा रहा वैसे नाच रहे, तो अगर नाच रहे हैं तो टैरिफ लग क्यों रहा है? मुझे यह समझाइए। या तो तेजस्वी ने गलत कहा। एक बात बताइए, जैसे नचा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वैसे नाच रहे हैं। कारण यह कि सीज फायर उन्होंने 26 बार नहीं, टैरिफ क्यों लग गया? सुन लीजिए, अब तक ट्रेड डील हो चुकी होती कंचना जी। ये तो सामान्य ज्ञान है, कोई भी कह देगा कि ये ट्रम्प के हिसाब से नहीं चल रहा, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अडानी ने क्यों रिजाइन किया? क्यों? वो जो पर्सनल लॉस बता रहे हैं, अडानी पर आप चलिए। सुनिए, वो पर्सनल लॉस बता रहे हैं ना, पर्सनल लॉस। अमेरिका से दोस्ती खराब होना नहीं, ट्रम्प से दोस्ती खराब होना नहीं है। आपका विश्लेषण है ना पर्सनल लॉस। कंचना जी, ये आपका विश्लेषण है कि पर्सनल लॉस दोस्ती नहीं है, कुछ और है। मैं कह रहा हूं दोस्ती है। शिवराज का कुछ और विश्लेषण होगा, हो सकता है विवेक श्रीवास्तव का कोई और विश्लेषण हो। जवाब सुन लीजिए ना, बताते हैं पर्सनल लॉस क्या है मोदी जी का। मोदी जी का पर्सनल लॉस यह है कि उनके दोस्त जेल में चले जाएंगे। अब मोदी जी का यह पर्सनल लॉस है। और वो जो बोल रहे हैं ना, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका रेटरिक है ये। वो अमेरिका को कोई जवाब नहीं होता तो संसद में वो कहते हैं चलिए, आप अपने देश के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन अपने देश का मैं हूं नागरिक, और यहाँ का रक्षक हूं, मैं वैसे नहीं बोल सकते। कंचना जी, अब आपकी परिभाषा के हिसाब से ये पर्सनल लॉस अडानी को लेकर है, तो फिर भी तो उस पर्सनल लॉस के लिए अमेरिका के नचाने पर नहीं नाच रहे हैं। तो इसका मतलब फिर मैं कहूंगा कि तेजस्वी जी ने गलत कह दिया। नहीं, गलत नहीं, क्यों नहीं गलत कहा? अरे पर्सनल लॉस के चक्कर में भी अगर अमेरिका ट्रम्प के सामने नहीं झुक रहे हैं, आपके हिसाब से अडानी को लॉस हो जाएगा, तो भी नहीं झुक रहे हैं। इसका मतलब नहीं अमेरिका के नचाने पर नाच रहे हैं। कोई आम नागरिक नहीं है, एक देश के राष्ट्रपति है, कोई आम नागरिक नहीं है। ऐसे बोल देंगे हमारे देश की बदनामी वो नहीं कर सकते। इसका नहीं, आप छोड़ दीजिए, बदनामी वाले आएंगे। मैं पूछ रहा हूं तेजस्वी जी ने क्या ये सही कहा? अगर अमेरिका के नचाने पर नाच रहे होते तो अब तक ट्रेड डील हो चुकी होती, ये टैरिफ नहीं लगा होता इतना। तो या तो ये बात गलत है। इतनी बार हमारे देश को झुकाने की वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, तो नहीं झुके ना भी। प्रधानमंत्री जवाब देंगे, विपक्ष नहीं जवाब देगा। कंचना यादव जी नहीं झुके ना भी। प्रधानमंत्री हमारे जवाब देंगे, उनको विपक्ष नहीं जवाब। अरे सब ठीक है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ आप जवाब दीजिए, सरकारें जवाब देती है, दूसरे मुल्कों की बातचीत आती है। आप यहाँ देश के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, आप नहीं खड़े हो रहे हैं, मोदी जी नहीं खड़े हो रहे हैं, हम खड़े हैं। प्लीज हम ट्रम्प को जवाब दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप नहीं खड़े हो रहे हैं ना, ठीक है ना कंचना जी, ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। और सवाल सिर्फ एक है कि आपकी परिभाषा के हिसाब से कोई भी लॉस अगर अमेरिका के सामने नाच रहे होते तो ट्रेड डील हो चुका होता। नाच रहे हैं तभी ना, धमकी के बाद भी धमकी नहीं दे पा रहे हैं। हम फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं आपके अनुसार। तो आपको किस बात का डर है कि ट्रम्प को आप धमकी एक नहीं दे सकते? ठीक, शिवराज साहब, ठीक है, मैं आता हूं नाम अपनी जुबान पर नहीं ले सकते। शिवराज साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं या कंचना जी नहीं समझ रही हैं। अगर अमेरिका के सामने नाच रहे होते पर्सनल लॉस, ठीक है कंचना जी, प्लीज जज मत बनिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं बोला, आप भी मत बनिए जज। नहीं, मैं भी जज नहीं बन रहा हूँ, मैं भी जज नहीं बन रहा हूँ। ये सिंपल सा लॉजिक और ये सवाल का बहुत तार्किक सवाल है। ये बहुत तार्किक सवाल है कंचना जी कि अगर अमेरिका के इशारों पर प्रधानमंत्री मोदी नाच रहे होते तो अब तक ये डील हो चुकी होती, ये टैरिफ वाला खेल नहीं चल रहा होता। ये बहुत सामान्य सा तर्क है। अगर ये सामान्य सा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मत समझिए, मैं आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन शिवराज साहब, मैं फिर कहूंगा कि अगर कंचना जी के हिसाब से पर्सनल लॉस अडानी को लेकर है तो भी उसके आगे मोदी झुकने को तैयार नहीं है। अगर यह पर्सनल लॉस कुछ विश्लेषण के हिसाब से दोस्ती को लेकर है ट्रंप से, तो भी उसकी कीमत पर झुकने के लिए नहीं तैयार है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत झुक नहीं रहा है। एक बात तो तय है कि अमेरिका की जो अनुचित शर्तें हैं भारत उसे नहीं मान रहा है, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर मार्केट उसके हिसाब से ओपन करेंगे तो किसानों के साथ मोदी। अब कंचना जी को लग रहा है कि नहीं नाच ही रहा है। नहीं, देखिए
किस पार्टी के किस प्रवक्ता को क्या लगता है वो उनके इंडिविजुअल सोच पर डिपेंड करता है। उस पर चर्चा करके नेशनल इशू पे मुझे कोई ज्यादा वक्तव्य नहीं देना है। सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री ने अभी भाषण में एक बात और कही, और ये बात बहुत प्रामाणिकता से और बहुत मजबूती से कही कि हम अपने किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। भाई कोई दादागिरी कैसे करेगा अगर आप दादागिरी सहने के मूड में नहीं हो। भारत अब इस मूड में है ही नहीं कि वो तानाशाही सहे। यही कारण है कि जब 25% का टैरिफ पहले लगाया गया तो अमेरिका को लगा कि भारत झुक जाएगा। पहले जिस तरीके से हम ट्रेड नेगोशिएशंस करते थे, हम उस टोन और टेनर में ट्रेड नेगोशिएशन करेंगे। जब वो नहीं हुआ तो उसने कहा कि जो जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में जो दबंगई की भाषा होती है, उसने दबंगई की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम 50% टैरिफ लगाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत आधिकारिक रूप से हम लोग ये कह भी रहे हैं, और मैं तो चाहती हूं कि उसके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बड़े बढ़िया हो जाएं। आज जो लंदन में और यूके में हो रहा है वो वहां होगा, वो ऑलरेडी हो चुका है। ग्रूमिंग गैंग्स बनना शुरू हो चुके हैं यूएस में, और ये होगा क्योंकि आप भारत के पास नहीं रहेंगे तो आप किसके पास जाएंगे? आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है या तो आप चाइना की लठैती सहिए या आप पाकिस्तान की बकैती सहिए, जाइए करते रहिए। ये इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर नुकसान तब होगा जब हम यूएस का जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड है उसके आगे हम सर झुकाएंगे। हम सर झुका ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई आप अपनी शर्तों पे नेगोशिएट करना चाहते हैं, हमें वो शर्तें मंजूर नहीं है। अब ये सिंपल सी बात को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ करके अगर छीछा लेदर वाली राजनीति करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन इस छीछा लेदर वाली राजनीति से हमारे देश के किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों का भला होगा जिस तरीके से भारत आज खड़ा हो रहा है। इसका मतलब एक चीज ये भी है ना कि हमारा जो बाहर, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुका है, जो बाहर जो हमारा टैलेंट है वो चाहे यूएस में हो, जो आपके आईटी सेक्टर के लोग हैं, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, वो सब धीरे धीरे करके वापस लौटेंगे। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि भाई हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये इतनी अच्छी बात होगी कि इसका, क्योंकि अगर भारतीय वहां से निकल चले ना राकेश जी, तो कुछ नहीं कर पाएगा यूएस। जो लोग वहां ट्वीट कर रहे हैं, वहां से बैठे बैठे छोटे छोटे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके संसद के और जो भी उनका कॉकसेस होता है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स ट्वीट करें, एक एआई मॉडल तो बनाना आता नहीं। वो क्यों? जो बना रहे हैं वो भारतीय लोग ही हैं वहां पे। बिल्कुल तो उनको जो करना है वो करें। मैं तो चाहती हूं कि पाकिस्तान के साथ ही उनके संबंध अच्छे बने अगले 5 साल। ठीक है, ठीक है शुभरास्ता, ठीक है। अब विवेक श्रीवास्तव, विपक्ष की ओर से यह कहा तो जाता है नाना धमकी के आगे झुकना नहीं है, इशारे पर नचाए तो नाचना भी नहीं है, किसानों की बात सबसे पहले रखनी है। अब सरकार वही कर रही है तो भी उसमें सवाल है। नहीं, सरकार ने वो कब करा? 800 किसानों को मरने के बाद माफी मांग के जब फार्मर्स का बिल वापस लिया, ये किसानों का हित है। यहाँ बैठे हैं सरदार जी, इनसे पूछिए पंजाब के किसानों का हाल क्या था, ये बताएंगे आपको। और क्यों 800 लोगों को मरने दिया? तो ये तो कहानियां मत बनाइए। मेन बात ये है आपकी इकोनॉमी की जीडीपी में 2% का फर्क पड़ेगा, इससे कम से कम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस, सुबह से मैं डिस्कशंस में हूं, लेख पढ़ रहा हूं। ये प्रेडिक्शन आया है कि मिनिमम 2% का इफेक्ट हमारी जीडीपी को पड़ सकता है। अच्छा, हुआ क्यों? एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा, ये आपके पार्टी के हेडक्वार्टर से लिख कर आया था क्या? नहीं, डोंट बी फ्रिवलस। नहीं, मैं कुछ नहीं हो रहा हूं सर, मैं सीधी सी पूछ रहा हूं, क्योंकि दुनिया की जो रेटिंग एजेंसियां हैं, वो ये कह रही हैं कि 0.1 से 0.2 का फर्क पड़ेगा। अब आपकी लेफ्ट पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखकर आ जाए कोई आर्टिकल तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आप तो सर मैनिफेस्टो में लिखकर आते हैं कि एटॉमिक पावर हटा देंगे देश का। एटॉमिक पावर की जरूरत ही नहीं है देश को, आप तो पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखकर लेकर आते हैं ये बात। कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा मत करिए। नहीं सर, ये कहावत मत करिए। आपसे 10 कहावत मैं कह सकता हूँ। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा हूँ, किसका आर्टिकल आपने पढ़ा? लेफ्ट पार्टी के, आपकी पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखा हुआ था, वही उसी हेडक्वार्टर से जहां से मैनिफेस्टो लिखा गया कि जब हम आ जाएंगे सत्ता में तो भारत को एटॉमिक पावर की जरूरत नहीं, एटॉमिक पावर हटा देंगे। वही वाला आर्टिकल पढ़ा आपने। मतलब आप चाहते नहीं कि सरकार का क्रिटिसिज्म हो? नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं सरकार, नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं सरकार का क्रिटिसिज्म हो, लेकिन क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली हो सर। क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए ना हो कि हमको आलोचना करनी है, हमको सिर्फ मीन मेक निकालनी है। इसलिए या तो कह दीजिए कि हम एकजुट नहीं है। सरकार देखिए अपना कैसे विदेश नीति चलानी है, कैसे अमेरिका की धमकी से निपटना है, हम उसमें एकजुट नहीं है। हमको जो मनाएगा वो करेंगे। तो या तो आप इस लाइन पर चलिए। हम बिल्कुल एकजुट नहीं है। किसने कहा हम एकजुट है? क्यों एकजुट हो? हाँ यस, ठीक, चलिए अब बोलिए। अब नहीं टोकूंगा सर, अब नहीं टोकूंगा।
पूरे एकजुट के कॉन्सेप्ट से लेफ्ट पार्टियां अलग हो गई हैं, वो सरकार के साथ एकजुट नहीं है। बोलिए बोलिए जितनी देर चाहे। थैंक यू, गिव मी 30 सेकंड्स। पहली चीज, आई स्टिक टू द फिगर कि 2% की जीडीपी का फर्क आपको पड़ सकता है अगर आपने कोई भी रिटेलिएटरी उसके अंदर मेजर नहीं लिया, जिसकी संभावना भारत सरकार की कम है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है, अमेरिका चाहता है कि उसके इंपोर्ट्स भारत की तरफ, एक्सपोर्ट्स भारत की तरफ बढ़े, तभी वो आपको कह रहा है या तो आप रशिया का तेल रोकिए, मुझसे महंगा तेल लीजिए, या मेरे एग्री प्रोडक्ट्स लीजिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिकली उसने आपको फंसाया है। हम सरकार के साथ एकजुट क्यों नहीं है? हम सरकार के साथ एकजुट क्यों हो? हमने कहा था हाउडी मोदी करना, हमने कहा था नमस्ते ट्रंप करना, हमने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार करना, हमने कहा था अमेरिका की लाइन लो, हमने कहा था इजराइल की बैकिंग करो, हमने कहा था पैलेस्टीन के खिलाफ जाओ, हमने कहा था हर चीज में अमेरिका जो अमेरिका कहे करिए, हमने कहा था अडानी को बचाने के लिए आप फिर झुक जाइए, हमने कहा था ट्रंप ने 30 बार जो बोला कि सीज फायर उसने कराया, आप कृपा करके प्रधानमंत्री जी बोलिए, आप नहीं बोले, ये हमारी गलती है क्या? क्यों एकजुट हो हम? कौन सी फॉरेन नीति है आपकी? चाइना से आपकी नहीं बनती, पाकिस्तान से आपकी है ही नहीं कभी, नेपाल आपको आगे दिखाता है, श्रीलंका में कम्युनिस्ट सरकार आ गई है, बांग्लादेश से आपके रिलेशन खराब, जब आप युद्ध की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर में थे कोई आपके साथ खड़ा नहीं। क्यों एकजुट हो हम भाई? किस लिए एकजुट हो? या तो आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लीजिए और हमसे राय लीजिए। हम कह रहे हैं 2% जीडीपी का घाटा हो सकता है, व्हाइट वॉश करना नहीं सर, मैं कहता रहा हूं, करने में लग जाओ, मैं कहता रहा हूं। ये आपने आज बहुत अच्छी बात बोली है, कहिए तो 1 मिनट और देता हूं, बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं। नहीं सर, बिल्कुल सच नहीं बोल रहे हैं आप। अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर का पढ़ा हुआ लिखा हुआ आर्टिकल पढ़कर आ जाएं। लेकिन एक बात है, मैं आता हूं, मैं आऊंगा सर, प्लीज। विवेक श्रीवास्तव आऊंगा, आरपी सिंह आता हूं, लेकिन उससे पहले शुभरास्ता। एक बात तो तय हो गई कि अभी तक तो एकजुटता का बीन बजाया जाता था, लेकिन यहां से विवेक श्रीवास्तव ने 2 टूक कह दिया ना भाई, एकजुट नहीं है हम, करते रहिए आप, देखिए अपना, हम चले अपना। जी राकेश जी, ये तो खैर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है जहां पे ये कह रहे हैं कि हम एकजुट नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे विपक्ष के एक होने के ढोंग का पर्दाफाश किया जा सकता है। बट ट्रंप का नाम लेकर के प्राइम मिनिस्टर बोले, हम खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। अडानी को बचाने के लिए ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा। क्या बोल रहे हैं विवेक जी? मुझ पे क्यों इतना बरस रहे हैं? क्या हो गया विवेक जी आपको? विवेक जी मुझ पे क्यों बरस रहे हैं? सिंपल विवेक जी, प्रधानमंत्री अडानी का, इसमें मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसमें अडानी का कॉन्वर्सेशन कहां से आ रहा है? ट्रंप ने अरे सुन तो लीजिए विवेक जी, आपका नाम अगर शुभरास्ता हो तो आप ही बोलिए, आप बोल लीजिए, पहले अपनी तरफ से बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी। वो अनिल अंबानी जिसको राफेल का ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट प्रधानमंत्री ने मार्केट करके दिलाया था, वो अनिल अंबानी। अच्छा, तो इसी वजह से अमेरिका ने 50% ट्रैफिक, इसी वजह से टैरिफ बढ़ाई है? नहीं पूछिए ना, मैं पूछ रही हूँ कि अमेरिका ने टैरिफ इसी वजह से बढ़ाई है? अडानी पे मत पूछो, कुछ मत पूछो। अरे क्या क्या हो गया विवेक जी को आज? बोलिए ना, अनिल अंबानी पे बोलिए, चलिए आ जाओ, अनिल अंबानी पे बोलिए। अरे सुनिए विवेक श्रीवास्तव सुनिए, मैं शुभरास्ता आ रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव, दिक्कत आप लोगों की सबसे बड़ी है कि मुद्दा कोई भी हो राफेल लेकर आएंगे, मुद्दा कोई भी हो अडानी लेकर आएंगे। यहां बात अमेरिका के टैरिफ पर हो रही है, भारत नहीं झुक रहा है, इसीलिए ये टैरिफ लग रहा है। एक लाइन का सवाल है, उसमें भी आप राफेल लेकर आएंगे। दिक्कत आप लोगों की सिर्फ यही है सर, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते आप। चलिए रुक जाइए अभी, विवेक श्रीवास्तव प्लीज, विवेक श्रीवास्तव प्लीज। अब विवेक जी, मैंने ध्यान से सुना आपको, अब आप मेरी बात सुनिए। थोड़ा राजनीति में हास्य भी रहने दिया कीजिए, हास्य का भी एक एलिमेंट जरूरी है। आपके हिसाब कितनी हास्यास्पद बात बोल रहे हैं आप कि मोदी जी ने अंबानी को फेवर किया, आपकी भाषा में अगर कहूं, इसकी वजह से ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, यही कहना चाह रहे हैं, लोगों को यही समझ में आया। यही मैं आपसे सिंपल सी बात कह रही हूँ विवेक जी, ट्रंप का टैरिफ बढ़ाना गलत था, यह बात आप मानते हैं नहीं मानते? वो उनका बिजनेस मूव है, आप उनके आगे क्यों झुके? 10 साल तक क्यों उनकी चाकरी कर रहे थे? मैंने भी सवाल, अरे भैया मेरा ये मानना है, पहले सवाल तो पूछने दीजिए पूरी तरह से। ये बात उनका बिजनेस मूव है, वो उसकी बात आप छोड़ दीजिए। भारतीय होने के नाते आपको लग रहा है ना गलत हुआ भारत के साथ? हाँ बिल्कुल गलत हुआ। सरकार कह रही है हम ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे, हम अपने किसानों को आगे रखेंगे, इससे भी आप सहमत हैं?
नहीं, किसानों की तो आप बात ही मत करिए, किसानों का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। किसानों की बात नहीं हो तो किसकी? अडानी अंबानी की बात हो? क्या बात कर रहे हैं आप अपने बात से खुद कर रहे हैं भाई। सरकार का मैंने देखिए इसको रिड्यूस नहीं करते हैं, व्यापक स्तर पे ही रखते हैं। विवेक जी, आपका कहना है कि जो यूएस ने किया गलत किया, ठीक बात है। सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित को आगे रखेंगे, कैसे रखेंगे उस पर मतभेद हो सकता है आपका, लेकिन इससे तो परहेज आपको नहीं होगा ना कि आगे रखेंगे। उसको कहने के बाद हमने कहा कि भाई तुम्हारी जो गुंडागर्दी है वो हम नहीं सहने वाले, तुमको टैरिफ बढ़ाना है बढ़ाओ, हम तुम्हारी शर्तों पे नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आएंगे। इसके बाद अभी सत्र चल रहा है, आपके भी नेता, आप उस जिस अलायंस का पार्ट है वहां के नेता बहुत लोग हैं ना, एक दीजिए ना एक ब्लूप्रिंट कि भाई हम अब यूएस के साथ इन शर्तों पे नेगोशिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि सुनिए विवेक श्रीवास्तव सर, अगर आपको यह लगता है कि इस ट्रेड डील का किसानों से कोई नहीं लेना देना है, नहीं, किसानों का नाम जबरदस्ती लाया जा रहा है। मोदी साहब शहीद बनना चाहते हैं, किसानों का लेना देना नहीं है। महंगा पेट्रोल अमेरिका बेचना चाहता है, कह रहा है मेरा तेल ले लो। अच्छा रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए ना प्लीज विवेक श्रीवास्तव, प्लीज होल्ड। यही तो कंचना यादव, अरे एक कंचना यादव, अगर अमेरिका की शर्तों के हिसाब से ये ट्रेड डील की जाती है, मान लीजिए, जो कि राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई झुकना नहीं है, किसानों का सवाल है, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना, राहुल गांधी ने कहा था किसानों की बात है, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आप एक बात बताइए, इस ट्रेड डील का किसानों से कोई लेना देना है कि नहीं, जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं? जी, मैं आती हूँ उस पॉइंट पे, और शुरू यहाँ से होता है कि हम रसिया से तेल लेते हैं, और ये प्रॉब्लम है ट्रम्प जी को। हम रसिया से तेल लें, हम ईरान से ले, इराक से ले, हम जहां से भी ऑयल हम अपने यहाँ इंपोर्ट करें, ट्रम्प को ये प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? हम एक सोवरिन नेशन है, हम किससे दोस्ती रखेंगे, किससे क्या खरीदेंगे, किससे क्या हमारी डील होगी, ये हमारा देश डिसाइड करेगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो सरकार है वो डिसाइड करेगी कि हमारे रिश्ते किससे क्या होंगे। ट्रम्प इस बात की धमकी नहीं दे सकते, लेकिन ट्रम्प के पास ना मोदी जी की कमजोर नस है, वो है उनके मित्र, मोदी जी के मित्र जो जेल जा सकते हैं। अभी आप फिर आ जाएंगे कि अडानी यहाँ से कहां से आए, लेकिन ये हकीकत है, ये अडानी आएंगे और अडानी आए हैं और अडानी आए थे पहले भी, और इसीलिए मोदी जी झुकते हैं। तो दोस्त को बचाने के लिए मोदी जी देश को मत झुकाइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच्चाई है कि जब हमारा ऑयल महंगा होगा, ये हमारे पूरे देश पे, हर एक नागरिक पे इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राकेश जी खुद क्यों ना हो, और चाहे वो मैं हूँ, हर किसी पे उसका बर्डन होगा, किसानों पर भी होगा। तो मोदी जी को अगर ट्रम्प को जवाब देना चाहिए था ना, तो ऐसे देते कि मैं ट्रम्प जी आप ऐसा नहीं कर सकते, हम सोवरिन नेशन है और प्लीज सरकार किसी मुल्क को कैसे जवाब देती है, ये कोई पार्टी भी तो नहीं तय करेगी। विदेश मंत्रालय नाम लेकर जवाब दे रहा है, विदेश मंत्री नाम लेकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी सियासी जिद है कि नहीं नरेंद्र मोदी नाम लेकर जवाब दे दें, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। मैं 10 सेकंड राकेश जी, मोदी जी कभी एक राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो कहते थे जब डॉलर है ना, जब रुपया गिरता है, डॉलर बढ़ता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मतलब होता है कि वो वही रिस्पॉन्सिबल है। तो मोदी जी के ऊपर सवाल उठाना, देश पर, भारत पर सवाल उठाना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उठाइए ना सरकार पर सवाल, लेकिन एक बात कंचना यादव समझिए कि राज्य का मुख्यमंत्री होना और देश का प्रधानमंत्री होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। राज्य का मुख्यमंत्री विदेश नीति तय नहीं करता है, राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे देश को कैसे जवाब दिया जाए वो तय नहीं करता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके कहने पर मनमोहन सिंह नहीं उनके हिसाब से जवाब तैयार करके देते थे किसी मुल्क को, तब भी ऐसा नहीं होता था। क्या मोदी जी, ये कौन सी बात हुई? चाहे देश संभालना हो या एक राज्य संभालना हो, देश संभाल रहे तो देश की जिम्मेदारियां हैं, और देश की कंचना जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी तब ऐसा कहा करते थे, तो उनके कहने के हिसाब से मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे जवाब नहीं देते थे किसी मुल्क को। राकेश जी एक बात बताएं, आप कितना भी कवर अप करना चाहें, कवर अप लग रहा है, जबरदस्ती कवर अप। अब सही बात कह दो तो आपको कवर अप लग रहा है कंचना जी। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से मनमोहन सिंह जवाब तो नहीं देते थे, तो अभी भी किसी राज्य के किसी पार्टी के नेता या किसी मुख्यमंत्री के हिसाब से इस देश की सरकार अभी भी जवाब नहीं देगी। ठीक है, आरपी सिंह एक रिप्लाई करिए। मैं आप लोगों के लिए देश का मूड क्या है, एक हमने सर्वे किया है, एक पोल किया है, वो पोल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह, ये बार बार अडानी को लेकर आया जा रहा है, क्या ये सिर्फ चुनाव, चलिए पोल भी डाल दिए हैं, ये पोल देख लीजिए। ये सवाल हमने किया है कि मोदी नहीं झुकेंगे, जो बात उन्होंने कही है, इस पर देश क्या सोच रहा है? राहुल गांधी सही है या फिर प्रधानमंत्री मोदी सही है या फिर लोगों को कंफ्यूजन है?
84% लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है वो सही है और वो बहुत सही जवाब है। सवाल ये था कि ट्रंप टैरिफ पर मोदी का नहीं झुकेंगे अप्रोच सही है या फिर राहुल की डेड इकोनॉमी वाली थ्योरी सही है। 84% लोग प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में हैं, राहुल गांधी के पक्ष में 13% लोग हैं और 3 लोगों को कंफ्यूजन है, वो तय नहीं कर पा रहे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आऊंगा जगदीश जी, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह एक रिप्लाई, ये अडानी के चक्कर में हो रहा है। देखिए, ये इनको अडानी का बुखार और भूत चढ़ा हुआ है, इनको इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मूल बात है, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर देश के किसानों को कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम वहां के एग्री प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, वहां की जो जीएम क्रॉप्स की जो मामला वो हम उसको यहाँ पर नहीं लागू होने देंगे, यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का मामला नहीं शुरू होने देंगे। परंतु ये किसकी बात करते हैं? जिस प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, यहाँ आज 55 करोड़ लोगों को आज भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है। यहाँ पर 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत दी, मकान दिया। वो वह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों जनधन के खाते खोले, जिन्होंने लोगों को लाभ पहुंचाया, गरीब से गरीब आदमी को आज मुख्य धारा में जोड़ा। इनके रहते तो जमीनें लूट लेते थे लोगों की, आज प्रधानमंत्री जमीनें दे रहे, मकान दे रहे हैं। ये तो नौकरी के बदले में जमीनें लूटते थे। और विवेक जी, कृपा करके थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर आए करिए। आपकी जो अलायंस पार्टनर है ना कांग्रेस, उनका जरा 2024 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। उस मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 में बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि हम भी आएंगे तो हम ये जो किसान के बिल थे हम लागू करेंगे। इस प्रकार की भाषा लिखी हुई उन्होंने। तो इसलिए थोड़ा पढ़ लिख कर आकर, आप तो मैं अपेक्षा करता हूँ पढ़े लिखे लोगों से, थोड़ा इन दिनों में आपका व्यवहार बदल गया। आप भी जगदीश शर्मा की तरह ऊंचा ऊंचा बोलकर समझते कि हम ठीक, जरा अपनी जो बात कह लेंगे ठीक नहीं हुआ आपके लिए, अच्छा नहीं लगता। परंतु जो मूल बात है विवेक जी, आपके एक सांसद है जॉन ब्रिटस, वो भी गए थे ना अभी डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर में, और वो भारत के पक्ष में बात कर रहे थे, तो उनको नहीं भेजते आप, उनको मना करते। ठीक है, ठीक है। ये कहना कि नहीं ये होगा तो हम बोलेंगे, ये होगा तो हम बोलेंगे, ठीक नहीं है। ठीक है, जगदीश जी बोलिए, जगदीश जी। देखिए देश के लोगों का मूड क्या है, सबको जरा एक बार फिर से मान लीजिए, स्क्रीन पर एक बार फिर प्ले कर दीजिए। देखिए जरा ये पोल प्ले कर दीजिए। सिर्फ 13% लोग आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि विश्वास कहां है? राकेश पांडे जी, हमारा कंचन यादव जी का, विवेक जी का और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से होते। आप जब जवाब आरपी सिंह क्या देंगे? बेचारों शरीफ से आदमी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ सब शरीफी है सर, कितनी झूठ को दबाएंगे, सब शरीफी है। हमें से तो झूठ बोलते मोदी जी। मोदी, मैं बता, मोदी जी की गारंटी देख लेना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कसम सौगंध मुझे मिट्टी की। हमारे भाई देश भी कहाँ गया, मिट्टी भी कहाँ गई? मैं बता, आरपी सिंह जी, मैं तो चाहता हूँ मोदी जी का प्रधानमंत्री बन जाए, हमें अच्छा रहेगा। कम से कम झूठ तो नहीं बोलेंगे, कम से कम झूठ तो नहीं बोलेंगे आरपी सिंह जी। अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो कम से कम जनता की समस्या को समझेंगे। प्रधानमंत्री जी को कितना कवर करोगे भाई, कितना कवर करोगे? मैं जानना चाह रहा हूँ। ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं हमारे भाई, क्या नाम है, आंकड़े जो दिखा रहे हैं उल्टा दिखा रहे हैं। चिंता कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की तरह, मोदी जी के खिलाफ नहीं करते। इस बात सुनिए, प्लीज जगदीश जी सुनिए ना, सुनिए। आपको हर आंकड़ा दिक्कत इस बात की है कि आपको हर आंकड़ा गलत लगता है, हर नतीजे आपको गलत लगते हैं, चाहे चुनाव के नतीजे हो, चाहे कोई रुझान हो। ये कहीं से किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं तय हुआ है। हमने अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सवाल डाल दिया, ये पोल डाल दिया कि आप लोग जवाब दीजिए। करीब 20,000 लोगों का ये रिप्लाई है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और इसमें आपके भी जो समर्थक होंगे तो आप भी रिप्लाई कर सकते थे। बताओ कौन सी ठीक निकली? उन्होंने कहा था मुझे 60 दिन का टाइम दे दो बहनों भाइयों, चौराहे पर बुला लेना। पूरा देश चौराहे पर आज तक बुला रहा है। बात है, बताओ कौन से चौराहे पर मोदी जी आगे? हमने तो नहीं कहा था। जब ये कुछ कर नहीं सकते तो क्यों बड़े बोले मुंह बोलते हैं? ठीक है, आप जो कर सकते हैं। अब विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आता हूं। विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए, जगदीश जी हो गया सर। विवेक श्रीवास्तव, मैं चाहूंगा कि जरा वो आर्टिकल दिखाइए जो आपने आर्टिकल पढ़ा है और कोट करिए किसने लिखा है, और मैं फिर आपको कोट करूंगा। बोलिए। चौराहे पे नहीं आता है, आज फिर किसान याद आ गए इनको। रुक जाइए, जगदीश जी हो गया। अरे अनम्यूट करिए। अरे अनम्यूट करिए भाई। विवेक श्रीवास्तव, आवाज नहीं आ रही है या लिपसिंग कर रहे हैं सिर्फ? अरे नहीं आवाज आ रही है। आप भी पांडे जी मजे लेते हो यार। अरे भाई क्या हुआ अभी? हाँ भाई, आ गए। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था, पहली चीज तो आरपी सिंह जी
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का या आपका है, देश के साथ सब हैं, हम भी हैं, सरकार के भी साथ हैं। लेकिन जब बार बार राय दी गई थी ट्रंप से दोस्ती ना करें, अमेरिका से डिस्टेंस बनाएं, जो ट्रेडिशनल भारत की फॉरेन नीति है उसको हल्के में ना लें, आपने सब कुछ ताक पे रखा। आप इजराइल के साथ जाकर के खड़े हो गए, यूनाइटेड नेशंस में आपने सीज फायर से एब्सटेन किया टाइम एंड अगेन। अपनी वर्कफोर्स को इजराइल में आप यहाँ पे हिंदू धर्म गुरुओं ने सोशल मीडिया पे। अब सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, मैं क्यों कह रहा था कि आप अपनी पार्टी का लिखा आर्टिकल पढ़कर आते हैं, क्योंकि आप कोट नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं चलते चलते, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने यह अनुमान लगाया है कि यह जो टैरिफ का खेल चल रहा है इससे भारत के आर्थिक विकास में 0.1%, प्लीज सुनिए ना, हाँ सुनिए, उसमें 0.1% की मामूली कमी आ सकती है। ये 25% पर था, 50% में 0.2 से 0.3 का आएगा। ये सर प्लीज अब S&P आपके अंडर में, किसी पार्टी के अंडर में तो जाकर काम करता नहीं है, तो जाकर पहले S&P से पूछिए कि भाई ये आंकड़ा कैसे तुमने जनरेट कर लिया, तो जाकर पूछिए। चलिए, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जानकारी कि आपका पसंदीदा शो देश का मूड मीटर आज से बदल रहा, नए तेवर होंगे, नया कलेवर होगा रंजीत कुमार के साथ। आज शाम 6 बजे से क्लियर कट नाम से बिना किसी लाग लपेट के सीधे आपसे सरोकार करने वाली खबर और क्लियर कट विश्लेषण, खबर के पीछे का एजेंडा, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड।